कि हमें बुक नहीं पढ़ना है, हमें सिलेबस पढ़ना है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले ये समझें कि ये टॉपिक पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेंस की आंसर राइटिंग एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, उसके लिए हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन चाहिए और वो धीरे धीरे आता है। नहीं सर, मैक्सिमम सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्लासेस हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मटेरियल भी है, टेस्ट वगैरह। ना, दिव्यांशी चौहान। आप कितने टाइम से पढ़ रहे हैं? सर मैं 8 to 9 मंथ हो गया मैंने ज्वाइन करी है। जरा इनकी हैंड राइटिंग दिखाना, बहुत सुंदर लग रही है। Federalism is nothing but a mechanism that able to manage different type of regional tendencies, parochialistic tendencies and secessionist tendencies। कि कोई भी टॉपिक अगर आप मेंस का पढ़ रहे हैं तो उसके 5 से 6 डायमेंशन आप ओपन करिए। सागर से अंकिता जी हैं, उनका क्वेश्चन है कि सर क्या हमें डे 1 से आंसर राइटिंग करनी चाहिए? एक मैं सिंपल रिकमेंडेशन आपसे दूंगा कि एक टास्क बनाइए अपना डेली बेसिस पर कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, और जब तक ये टॉपिक कवर ना हो तब तक आप पढ़िए। अब उसमें 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे या 8 घंटा लगे, आपको पढ़ना चाहिए। यूनिट 10 अब मेरे ख्याल से गेम चेंजर होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पहले कमीशन वाली यूनिट थी, 15-16 कमीशन थे यूनिट 10 में, लेकिन इस बार अब ट्राइब्स को उन्होंने इंक्लूड करा है। सर मैं इसमें 2 मार्क्सर, 7 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर मान के चलो फेडरलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आया, तो इसको 2 मार्क्स में कैसा इनके डायमेंशन को कवर करना चाहिए? 7 यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ गया और यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ गया, तो तीनों को बता दीजिए डिटेल में सर, किस किस डायमेंशन को कवर करते हो? इंग्लिश मीडियम में मतलब अभी देखें तो प्रयास कीजिए, मतलब अच्छा काम कर रहा है। सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं और मेजर फोकस जो है यहाँ पर कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दिया जाता है, क्रैमिंग पर नहीं ध्यान दिया जाता है। तो इवैल्यूएशन में हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को हाईलाइट करेंगे, फिर कंक्लूजन ये देंगे कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव हाईलाइट एस्पेक्ट थे, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, इसे बोला जाता है इवैल्यूएशन। तो सर इस पे बात ही हुई है मेंस के ऊपर, तो सर एवेल्युएट, कमेंट और एनालाइज, क्रिटिकल, एक मिनट में थोड़ा थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए। इंटरव्यू लिया था कल, बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई कि एक मैडम थी, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ था, ठीक, उनसे पूछा गया कि आपके कॉलेज के कौन प्रोफेसर के नाम बताइए, तो उन्होंने आंसर जो दिया, वहां पे उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बोले कि मैंने जो आंसर दिया, मैंने बोला कि मैं कॉलेज ही नहीं गई। तो क्या इस तरीके से ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए स्टूडेंट्स को? एमपीपीएससी में इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि उनको इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिलता, प्रॉपर क्लासेस नहीं मिलती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आज मैं आया हूँ प्रयास केएसजी इंस्टीट्यूट, जो कि पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है। भंवरकुआ के पास में गिरिराज बिल्डिंग है, गिरिराज बिल्डिंग में इसका एक ऑफिस है, और सेकंड ऑफिस में अभी आपको बताऊंगा वेदा कॉम्प्लेक्स में। और ये रहा गेट में, और वहाँ के टीचर से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं। आइए चलते हैं। और अब आगे हम आपको मिला रहे हैं प्रयास केएसजी के डायरेक्टर आदरणीय अपूर्व सर से, जो कि इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के सबसे प्रिय शिक्षक हैं। तो मिलते हैं आदरणीय अपूर्व सर से। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? एकदम फाइन सर। और जानने का प्रयास करेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों की पढ़ाई कैसे बेहतर हो सकती है। आइए चलिए। थैंक यू, मीन्स अ लॉट, थैंक यू। अब आदरणीय सर से हम डिटेल में समझ रहे हैं कि जो एमपीपीएससी जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, और मेरी वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं वो छात्र कि इंग्लिश मीडियम में मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है, इंग्लिश मीडियम में टीचर्स अवेलेबल नहीं हो रहा है, इंग्लिश मीडियम के पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करा पा रहे। तो अब सर से समझेंगे कि इनका सर का इंस्टीट्यूट प्रयास केएसजी उसको किस तरीके से बेहतर करेगा। तो सर आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू दीपन जी। सर सबसे पहले आता है इंग्लिश मीडियम के एमपीपीएससी के छात्र हैं, उनके लिए इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाते, अब इंग्लिश मीडियम का मटेरियल कम मिलता है। इंग्लिश मीडियम के नोट्स को लेकर हाँ, डायनामिज्म तो आया है, अभी सिलेबस भी नया चेंज हुआ है, लेकिन हमारे संस्थान ने पूरी कोशिश करी है कि बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही इलुसिडेटिव नोट्स बनाए जाएं, और नोट्स बन भी गए हैं, तो आप चाहें तो मार्केट से उसको ले भी सकते हैं। और पीटी और मेंस के सेपरेट नोट्स बने हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अब वो समस्या हमारे प्लेटफॉर्म के लेवल पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नहीं आती है। जहां तक आपने टीचर्स की बात करी, तो मैं आपको फिर बता दूं कि अगर हम अपने संस्थान की बात करें तो 15 से 20 टीचर्स की एक टीम है, जो बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है। उनकी वर्बोसिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी दिनों से वो पढ़ा रहे हैं, और ट्रेनिंग भी इंग्लिश मीडियम में ही इम्पार्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब उतनी समस्या बच्चों को नहीं आती है इंग्लिश मीडियम में। और जो एप्रीहेंशन थोड़े बहुत थे पहले बच्चों के कि इंग्लिश मीडियम से कैसे तैयारी करी जाए एमपीपीएससी को, मेरे ख्याल से वो काफ़ी लेवल तक हम लोगों ने
दूर करने की कोशिश करी जी है। सर। सर अब थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड है, जी। इसमें आपसे जो स्टूडेंट्स लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो जी। आपसे पूछेंगे। इसके बाद हम प्री, मेंस और इंटरव्यू में कैसे तैयारी करें सारी स्ट्रेटजी को डिटेल में सर से जानेंगे। तो अभी रैपिड फायर राउंड चल रहा है अपना। सर कौन-कौन सी बेसिक्स बुक्स हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए पढ़नी चाहिए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इन सब सारे सब्जेक्ट के लिए? जी, जी, जी। देखिए बेसिक बुक्स में मैं हर एक बच्चे को ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले वो एनसीईआरटी पढ़ें और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लें, खास तौर पर हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। पॉलिटी की भी आप लोग पढ़ सकते हो, हालाँकि पॉलिटी को लेकर एक बहुत अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत, उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन इन सारे बुक्स में केवल वही टॉपिक पढ़ें जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। ध्यान रखें हर एक बच्चे को, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमें बुक नहीं पढ़ना है, हमें सिलेबस पढ़ना है। तो जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है, उसको आप रेफरेंस बनाइए, उसे एनसीईआरटी से पढ़ें। कुछ रीज़नेबल बुक्स हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पर मेरी हमेशा रिकमेंडेशन ये रहती है कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखें और सिलेबस को पढ़ें। जैसे आप कोई सिलेबस का पार्ट बता दीजिए कि इस सिलेबस को इस डायमेंशन में कवर करना चाहिए। जैसे हुँ, पॉलिटी हो गया आपका, तो उसको किस-किस डायमेंशन में स्टूडेंट को कवर करना चाहिए? हुँ। अ, अब देखिए डायमेंशन की बात अगर मैं करूँ जैसे बच्चों को ये पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, कि कुल मिला के 5 यूनिट ऐसी हैं पॉलिटी की जो आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं पेपर 2 में। और अगर मैं यूनिट 1 की बात करता हूँ और यूनिट 2 की बात करता हूँ, तो उसमें आप लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो प्रोविजन हैं या जो आप कह सकते हो डायमेंशन है, वो केवल पीटी में दिए गए हैं और जुडिशरी शामिल किया गया है मेंस में भी। और जुडिशरी का एक बहुत ही ब्रॉड नेटवर्क दिया गया है, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस दिया गया है, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, लोक अदालत है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले ये समझें कि ये टॉपिक पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं तो उसको केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कुछ प्रावधान पढ़ेंगे, आर्टिकल्स का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है वो पढ़ेंगे और कुछ केस लॉ पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग मेंस के टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मैं जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जांपल दूं, न्यायिक सक्रियता का, तो न्यायिक सक्रियता होती क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या हैं, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है, मतलब जिसे हम लोग आलोचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो ये 5-6 डायमेंशन हमें कवर करना पड़ता है मेंस के लिए। तो वही अप्रोच हर एक बच्चे को रखनी पड़ेगी। पहले डिमार्केट करना पड़ेगा कौन सा टॉपिक पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा मेंस के लिए। मेरा हमेशा ये मानना है कि कोई भी टॉपिक अगर आप मेंस का पढ़ रहे हैं, तो उसके 5 से 6 डायमेंशन आप ओपन करिए। पहला उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा उसका फीचर्स हो गया, तीसरा लिमिटेशन हो गया, चौथा इम्पैक्ट हो गया, पांचवा क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो गया और छठा रोल हो गया। अगर हम 5-6 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो मोर और लेस एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सारे डायमेंशन कवर हो जाते एक रवि जी हैं जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था। वो बोल रहे हैं मैं भोपाल का रहने वाला हूँ सर और इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहा हूँ। हैं। जी। बड़ी समस्या जाती है कि टेस्ट सीरीज लगाने में कि प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मेंस में आंसर राइटिंग में, तो उनकी सर समस्या का थोड़ा समाधान बताइए। जी। तो पहले मैं थोड़ा मेंस की बात कर लूं, फिर पीटी पे आते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। देखिए मेंस की आंसर राइटिंग एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। मतलब रवि जी, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ आपको, कि सीक्वेंशियल प्रोसेस से मेरा मतलब है उसके लिए हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन चाहिए और वो धीरे धीरे आता है। तो हर एक बच्चे को कोशिश ये करना चाहिए कि जो टॉपिक वो पढ़ ले उसको कम से कम 3 बार रिवाइज करे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके थोड़े अपने बुलेट पॉइंट्स बनाए, नोट्स बनाए और फिर आंसर राइटिंग तैयार करे। और जब भी कभी वो आंसर राइटिंग कर रहा है तो उसको इवेल्युएट जरूर करवाए, क्योंकि इवेल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इवेल्यूएशन के बाद जो कमियां या खामियां समझ में आती हैं आंसर राइटिंग को, फिर उसको नेक्स्ट आंसर में दूर करने की कोशिश करें। तो ये एक जो प्रोसेस है वो लगातार चलनी चाहिए, तकरीबन 8 से 9 महीने, तब जाके आपका हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन बनेगा। जी। ठीक है। सागर से अंकिता जी हैं। जी। उनका क्वेश्चन है कि सर क्या हमें डे 1 से आंसर राइटिंग करनी चाहिए? नहीं, मैं डे 1 से का तो रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा सा हम लोग सिलेबस कवर करें, करीबन 15-20 दिनों का। तो अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं और कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लें और कवर करने के बाद जहां जहां पर जरूरत लग रही है उसके नोट्स बनाएं। उसके बाद बेसिकली आप आंसर राइटिंग करें। और बेसिक नोट्स के अलावा कोचिंग के नोट्स कैसे फायदेमंद हो सकते हैं? जैसे आपकी कोचिंग के नोट्स हैं। जी। देखिए, 2 चीजें हैं।
अगर हम लोग बुक्स की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं लिखी गई हैं, वो ऑथर ने लिख दी हैं बुक्स। अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं या फिर पॉलिटी की बुक्स की बात करूं तो एक जनरल बुक्स। जहां तक हमारे नोट्स की बात है वो बड़े स्पेसिफिक नोट्स हैं, हर एक टॉपिक को लेकर हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने डायमेंशन हम लोगों ने कवर करे, तो आप चाहें तो एक बार हमारे नोट्स को देखिए पीटी और मेंस के, तो आपको ओरिएंटेशन समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन को किस पैटर्न से पढ़ना है, और साथ में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं जो नोट से कवर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं कि जो प्रिपरेशन है पीएससी की, वो दो फ्रंट प्रिपरेशन होती है। एक आप नोट्स पढ़ रहे हैं और आप एक अपने मेंटर की सहायता ले रहे हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके जो मेंटर्स वगैरह होंगे, टीचर होंगे, वो आपको सहायता देंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड भी करेंगे। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो जरूर किसी मेंटर को रखिएगा, आपके बड़े भाई हों, रिलेटिव हों जो एग्जामिनेशन दे चुके हों, जो आपके पहचान वाले हों, उनसे जरूर गाइडेंस लें आप। सर और एक अपूर्वा जी हैं, वो पूछ रही हैं कि दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए ताकि सिलेक्शन हो जाए? अब ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। जैसे हमेशा मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ कि हर एक बच्चा यूनिक है और हर एक बच्चे के कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ लैक्यूनास भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेमोराइजेशन का इशू आता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश ग्रामर लिखने में इशू आता है, कुछ बच्चे तेज नहीं लिख पाते होंगे, तेज नहीं पढ़ पाते होंगे, और कुछ बच्चे इसके बिल्कुल अपोजिट करते होंगे। तो अपने कमियों को और अपने मेरिट्स को आप पहचानिए। एक मैं सिंपल रिकमेंडेशन आपसे दूंगा कि एक टास्क बनाइए अपना डेली बेसिस पर कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, और जब तक ये टॉपिक कवर ना हो तब तक आप पढ़िए। अब उसमें 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे या 8 घंटा लगे, आपको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से अपना रैपिड फायर कंप्लीट होता है। अब सर से डिटेल में अपन प्री, मेंस और इंटरव्यू की रणनीति पूछेंगे। सर पहले तो एक पैनिकनेस, जब से एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है अभी, जी। तो एक पैनिकनेस है स्टूडेंट की प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें आप, जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो पहले अपन प्री पे फोकस करते हैं। सर प्री के लिए बताइए कि प्रिसाइज तरीके से स्टूडेंट कैसे तैयारी करें। दीपेन जी देखिए, जो प्री की तैयारी होती है हमेशा सारे बच्चे ये ध्यान रखें, और इसमें कोई भी दिमाग में संशय आप नहीं रखें, वो हमेशा मेंस के साथ होती है। मतलब अगर आप प्री की तैयारी कर भी रहे हो तो उन टॉपिक्स को उठाइए जो प्री और मेंस में कॉमन है। फिर जो भी आपके गाइड हैं, टीचर्स एक्सेट्रा वगैरह, उसको डिमार्केट करिए कि पीटी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की, मध्य प्रदेश के ट्राइब्स की इत्यादि वगैरह, मध्य प्रदेश की डायनेस्टी हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक प्री और मेंस में कॉमन है। तो अगर आप मेंस के उस टॉपिक को कवर कर रहे हो तो वैसे भी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी अपने आप कवर हो रही है। तो सबसे पहले कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो टॉपिक उठाए जो पीटी और मेंस में कॉमन है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर एक बच्चा एथिक्स से अपनी तैयारी शुरू करेगा या हिंदी से अपनी तैयारी शुरू करेगा या पेपर 3 के टॉपिक से तैयारी शुरू करेगा, सोशियोलॉजी वाले टॉपिक से, जो केवल मेंस में है, तो गलत रणनीति होगी। वो टॉपिक उठाइए जो पीटी और मेंस में कॉमन है, ताकि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें टॉपिक को कवर करना है। जहां तक पीटी की बात है तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रणनीति अलग अलग रहेगी। जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं तो पॉलिटी में इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं। हिस्ट्री में ज्यादा तथ्यात्मक आते हैं जो फैक्ट वाले होते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अप्लाइड वाले क्वेश्चन। तो अलग अलग टॉपिक की रणनीति अलग अलग होगी, हम इसके लिए कोई सामान्य प्रिंसिपल नहीं बना सकते, ऐसा मुझे लगता है। सर एक एमपी में प्री पीटी में एमपी में यूनिट 10 ऐड हुई है, एमपी की ट्राइब्स। तो ये ट्राइब्स को कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को कि अब अलग से यूनिट आ गया है तो स्टूडेंट में पैनिक आ गया है, और आपकी क्लास में कौन से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि ये एमपी अच्छे तरीके से कवर हो सके? यूनिट 10 अब मेरे ख्याल से गेम चेंजर होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पहले कमीशन वाली यूनिट थी, 15-16 कमीशन थे यूनिट 10 में, लेकिन इस बार अब ट्राइब्स को उन्होंने इंक्लूड करा है स्वाभाविक रूप से। और आप एक चीज और देखेंगे कि ट्राइब्स के जो टॉपिक हैं वो यूनिट 10 में तो हैं, पर वो टॉपिक्स इन्होंने, कमीशन ने हर एक जगह इंक्लूड करे हैं। सोशियोलॉजी में भी करे हैं, हेल्थ सेक्टर में भी करे हैं, हिस्ट्री में भी करे हैं, कल्चर में भी करे हैं। तो ट्राइब्स को तो आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, जितना डीपली हो सके उतना पढ़ें। अच्छा, जहां तक हमारी बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लिए हैं पीटी के और मेंस के ट्राइब्स को लेकर, तो एक बार आप चाहें तो प्लीज उन नोट्स को देखिएगा।
और क्लास के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो भी अकॉर्डिंगली होती है। पीटी और मेंस को सेपरेट करके क्लियर कर देते हैं टीचर कि कौन कौन से टॉपिक आपको बेसिकली पीटी के लिए पढ़ना और कैसे डिफरेंशिएट करें पीटी और मेंस में। सर पीटी में ये ट्राइब्स को याद करने की कोई ट्रिक बता दीजिए आप, अगर आप स्टूडेंट को बता सकें, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन करके। जी, मैं बच्चों से ये बोलूंगा कि प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को आप एक बार जाके देखें, प्रयास केएसजी का। उसमें पूरी ट्राइब्स का जो टॉपिक है, यूनिट 10 है, उसको हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जी। यूट्यूब पर अवेलेबल कराया है हमारे टीचर्स के साथ। बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिक्स भी हैं, और एक कनेक्टिविटी हम लोगों ने डेवलप करी है जिसमें बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से यूनिट कवर हो जाएगी। तो प्लीज आप लोग उस यूनिट को जरूर देखें, यूट्यूब पर वो फ्री अवेलेबल है। ठीक है, हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मेंशन कर देंगे ताकि आप इजी तरीके से वहां तक पहुंच सकें। सर ये हो गया अपना पीटी का ऑलमोस्ट। एक और इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा बता दीजिए कि इकोनॉमिक्स को कैसे तैयार करना चाहिए, किन किन डायमेंशन में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए तैयार करते समय इसको। जी, देखिए, पहले अगर मैं मेंस की बात करूं तो इकोनॉमिक्स की केवल एक यूनिट थी, जिसमें एक यूनिट ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की थी और दूसरी यूनिट थी मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स की। अब इन्होंने उसको 4 कर दिया, मतलब 2 यूनिट्स और बढ़ाई हैं, और ऑफ कोर्स यूनिट 6 जो पीटी की है उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस ही बढ़ा दिया है। तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को समझें। अब फंडामेंटल समझने के लिए अगर आप क्लास कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके टीचर आपको गाइड करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ें, कोई अच्छी रेफरेंस बुक का यूज करें ताकि आपको फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको क्लियर होना चाहिए टैक्स ड्यूटी में क्या डिफरेंस होता है, टैक्सेशन रेजीम क्या होती है, जीएसटी रेजीम क्या है, इसके अलावा कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, इत्यादि वगैरह। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, सोशल इंक्लूजन क्या है। तो ये सारे जो टॉपिक ऐड है आपके सिलेबस में, इसकी प्राथमिक जानकारी, फंडामेंटल जानकारी होना चाहिए हर एक बच्चे को। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फैक्ट को भी हम लोग एसिमुलेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते सर अब मेंस पे बात करते हैं अपन डिटेल में। हैं। जी, सर मेंस में 2 मार्क्स सर, 7 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर मान के चलो फेडरलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आया, हाँ। तो इसको 2 मार्क्स में कैसा इनके डायमेंशन को कवर करना चाहिए? हाँ। 7 यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ गया और यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ गया। हाँ। तो तीनों को बता दीजिए डिटेल में सर, किस डायमेंशन को कवर करते हुए स्टूडेंट को। देखिए, अगर हम, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि फेडरलिज्म क्या है। कभी बच्चे को ये दिक्कत आती, हिंदी में से संघवाद बोला जाता है। तो अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत आती है कि भाई फेडरलिज्म क्या है, तो सबसे पहले उसकी जो सबसे प्रोनाउंड या प्रोफाउंड डेफिनेशन है वो लिखे। मतलब सबसे पहला काम आपका ये है कि 7 मार्कर का क्वेश्चन हो, 10 मार्कर का क्वेश्चन हो या 2 मार्कर का क्वेश्चन हो, आपको उस टॉपिक की डेफिनेशन, ठीक है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। जैसे ऐसा बोला जाता है कि फेडरलिज्म इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म दैट एबल टू मैनेज डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनल टेंडेंसीज, पैरोक्लिस्टिक टेंडेंसीज एंड सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज। मतलब जो संघवाद है, देश में जो पृथकतावाद है, जिसे हम लोग सेपरेटिस्ट बोलते हैं, अलगाववाद है, उसको मैनेज करने का एक तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के थ्रू। तो इसकी सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन मानी जाती है। तो 2 मार्कर में केवल अगर आप डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, अब ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। जैसे अगर क्वेश्चन ये आ गया 7 मार्कर का कि इंडिया में फेडरलिज्म के फीचर्स लिखिए, डिमार्केट ऑल द पॉसिबल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो अगर कोई क्वेश्चन फीचर्स वाला आया तो आपको 6-7 पॉइंट सीधे लिख देना है। जैसे मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन फीचर वाला हो, कैरेक्टर वाला हो, मेरिट डिमेरिट वाला हो, इम्पैक्ट वाला हो, ठीक है, या कॉजेस वाला हो, रीजन वाला हो, तो हमेशा आंसर पॉइंट में लिखा जाता है। उसके फिर हमें पॉइंट लिखने पड़ेंगे। लेकिन आपने जैसे 10 मार्कर की बात करी, तो 10 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। 10 मार्कर में इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन हैं, कभी कभी क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन। लेकिन एक सिंपल प्रिंसिपल मैं बता दूं आप लोगों के सामने कि कोई भी आंसर अगर आप शुरू करते हैं, चाहे 11 मार्कर का हो, 7 मार्कर का हो या फिर 2 मार्कर ही क्यों ना हो, उस टॉपिक की सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सर जैसे अगर फेडरलिज्म का इवैल्यूएशन आ गया, आपने कहा, तो उसको करंट से लिंक करते हुए उसको 10 मार्क्स में मतलब एक बड़ा लिखना पड़ेगा अपन को। तो किस किस डायमेंशन में अगर इवैल्यूएट करने के लिए आ गया तो कैसे उसको करना करेगा, कवर करेगा स्टूडेंट, कवर करेगा उसको। देखिए, इवैल्यूएशन का, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इवैल्यूएशन का सिंपल मतलब होता है कि आपको जो दोनों डायमेंशंस हैं, मतलब फेडरलिज्म के पॉजिटिव नेगेटिव, उसको हाईलाइट करना है और इवैल्यूएट करके सारांश था, समराइज ये बताना है कि बेसिकली आपका रिजल्ट क्या निकला। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने पूछा क्वेश्चन कि इवैल्यूएशन वाला पार्ट हम लोग कैसे कवर करें। 3 तरह के रिलेशन है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और फाइनेंशियल है।
अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में कौन कौन से एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, तो दोनों एस्पेक्ट को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। और हाईलाइट करने के बाद आपको रिजल्ट बताना पड़ेगा कि जिस एरिया में कदम उठाए गए उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकला है। जी जी। इसे बोला जाता है इवेल्युएशन। ओके। मतलब मैं और सारांश बता दूं तो इवेल्युएशन में हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को हाईलाइट करेंगे, फिर कंक्लूजन ये देंगे कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव हाईलाइट एस्पेक्ट थे इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला। इसे बोला जाता है इवेल्युएशन। तो सर इस पे बात ही हुई है मेंस के ऊपर, तो सर एवेल्युएट, कमेंट और एनालाइज क्रिटिकली एक एक मिनट में थोड़ा थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए सर। अच्छा, चलिए आपने ये जो इन्हें कमांड वर्ड बोला जाता है या कीवर्ड बोला जाता है क्वेश्चंस के, तो इनको शुरू करते हैं एक्सप्लेन से। हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि अगर एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि मैंने इस पर एक लंबा वीडियो बनाया है पर फिर भी मैं इसको शेयर कर देता हूँ। एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इंट्रोडक्शन के साथ हमेशा रीजंस लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब वाला आ रहा है तो इंट्रोडक्शन के साथ हमेशा फीचर्स लिखने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन कमेंट वाला आ रहा है, मैं सारांश में बता देता हूं, तो कमेंट में आप अपना व्यू दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन एनालाइज वाला आ रहा है, क्रिटिकली एनालाइज वाला आ रहा है, तो आपको क्रिटिसिज्म का एनालाइज करना पड़ेगा, ना कि नॉर्मल एनालाइज। अगर क्वेश्चन इवैल्यूएशन वाला आ रहा है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट बताने पड़ेंगे और फाइनली कंक्लूजन देना पड़ेगा कि उसकी समरी क्या निकली। तो ये मोटे मोटे थोड़े से कमांड वर्ड हैं जिसका मैंने सर मैं सारांश देने की कोशिश की। इस टॉपिक को थोड़ा खींच रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत समस्या रहती है जी। थोड़ा सा एक कोई एग्जांपल देके पॉलिटी का भी कि इसको एग्जांपल देके तीनों चीजें समझा दीजिए सर कि कमेंट में क्या लिखेंगे, एनालाइज में क्या लिखेंगे और अगर और कुछ आता है तो उसमें क्या लिखेंगे। पहले तो आप लोग ये समझें कि जो कमेंट वाले क्वेश्चन का वेटेज अब बढ़ने वाला है और कमेंट वाले क्वेश्चन वहां पर आते हैं जहां पर आप खुद के अपने व्यू दे सकें। जैसे आप देखेंगे जो अभी एग्जामिनेशन होगा इसमें सोशियोलॉजी वाले जो टॉपिक होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट के आएंगे। कमेंट को हम लोग टिप्पणी बोलते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है फीमेल फीटासाइड को लेकर या आप कह सकते हो माल न्यूट्रिशन को लेकर या हेल्थ इंडिकेटर्स को लेकर, तो एक नागरिक के तौर पर, एक सिटीजन के तौर पर आपका व्यू पॉइंट खुद का क्या है। ठीक है, मतलब आप अपने व्यू वहां पर दे सकते हो, अपने एरिया के बारे में एग्जांपल लेकर व्यू दे सकते हो, अपने रीजन के बारे में दे सकते हो, अपने स्टेट के बारे में दे सकते हो। ठीक है, तो कमेंट में अपने व्यू दिए जाते हैं। अब वो व्यू कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए अगर आप बिलोंग करते हैं इंदौर को या भोपाल को, तो वहां पर माल न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, ठीक है, या माइग्रेशन का लेवल क्या है, या अर्बनाइजेशन का लेवल क्या है, तो आप बिल्कुल इसमें अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कमेंट की। एक आपने क्वेश्चन पूछा कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, या एनालाइज है, क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप किसी भी बॉडी को या प्रोसेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में सुना होगा या कैग के बारे में सुना होगा, ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं हमारे संविधान के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन का रोल लिखने के बाद या इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करने के बाद, अगर मैं क्रिटिसिज्म की बात करूं, आपको ये इवेल्यूएट करके बताना है कि क्रिटिसिज्म कितना सही है। जैसे मैं चलिए एग्जांपल ही दे दूं, आपने एग्जांपल की बात करी थी कि एट प्रेजेंट वी नो वेरी वेल दैट इलेक्शन कमीशन वुड बी अपॉइंटेड बाय अ 3 मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया था कि इसमें सीजीआई को भी इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसमें से सीजीआई को बाहर कर दिया, तो एक ग्राउंड ऑफ क्रिटिसिज्म हो सकता है। ठीक है, अब इसको हमें एनालाइज करना है, इवेल्यूएट करना है और ये बताना है कि ये क्रिटिसिज्म पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 में ये प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट हैज अ कंप्लीट पावर टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन वुड बी डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर हमने शुरू से गवर्नमेंट को देके रखी है कि वो जिस तरीके से चाहे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकती है। तो यहां पर हमने क्रिटिसिज्म का इवैल्यूएशन किया और ये बताया कि क्रिटिसिज्म पूरी तरीके से सही नहीं होता, इसे बोलते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन। और सर एक सोशियोलॉजी ऐड हुआ है जी, और इसके अलावा एमपी का एक एडमिनिस्ट्रेशन ऐड हुआ है जिसमें कि सेक्रेटरी है, उसके बारे में पूछा है। तो उन नए टॉपिक्स को कैसे कवर करना चाहिए? अब कवर करने के लिए पढ़ना तो ऑफकोर्स पड़ेगा ही पड़ेगा उसको। हाँ। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि किस बुक से कवर करें, तो अगर हम लोग हमारे इंस्टीट्यूशन उसकी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है उनको नोट्स बनाने के, तो वो नोट्स आप देख सकते हैं और ये टॉपिक मैं ही पढ़ाऊंगा बच्चों को।
तो मैं कोशिश करूंगा कि इन टॉपिक को लेकर जल्द से जल्द कुछ यूट्यूब वीडियो पर आप लोगों को ये टॉपिक अवेलेबल करा दिए जाएं, ताकि आपको इजीली एक्सेस हो जाए इन टॉपिक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे खुद नॉलेज मिल रहा है, सर से मैं बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ, तो पता है ये टॉपिक्स कुछ मेरे डाउट्स भी थे तो मेरे भी क्लियर हो रहे हैं और आपके भी क्लियर हो रहे होंगे। तो डिटेल में सर ने बताया। ठीक, तो मेंस के पोर्शन को यहीं खत्म करते हैं। अब सर से पूछते हैं इंटरव्यू के बारे में। एक एस्पिरेंट है जो अभी 0-0 से तैयारी शुरू करना चाह रहा है, तो प्री मेंस के बारे में सोचता है, लेकिन इंटरव्यू के बारे में कम सोचते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या सर इंटरव्यू की तैयारी प्री मेंस के साथ होती है कि अलग से फिर नहीं पढ़ने के बाद तैयारी करना चाहिए? अगेन ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, मैं सबको ये समझाना चाहता हूं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक किया जाएगा, मेंस में आपकी सब्जेक्टिविटी को चेक किया जाएगा, और इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा। ठीक है, और यही तो एग्जामिनेशन है। लेकिन पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो एक दिन में या एक महीने में नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो कोर्स को डिजाइन किया गया है सिविल सर्विस का, इसमें आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सोशल इश्यूज पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, सारे सब्जेक्ट का ज्ञान आपको होगा, आप उसको एसिमुलेट करोगे, एनालाइज भी करोगे, और फिर आप वोकल होगे, फिर आप बोलना चालू करोगे। एक आदमी किसी विषय के बारे में तब बोल सकता है जब उसको उसके विषय के बारे में थोड़ा ज्ञान हो या उसको एक्सपोजर हो। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इंटरव्यू की तैयारी अपने आप होती है अगर आप पीटी और मेंस की तैयारी अच्छे से करें। हाँ, जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो ऑफकोर्स बहुत मॉक दीजिए, जिससे आप वोकल होते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये बड़ी सिंपल बात है कि एक ही क्वेश्चन का जवाब अगर आप 2 बार दे रहे हो या 3 बार दे रहे हो, और अगर उसी क्वेश्चन का जवाब चौथी बार दोगे तो उससे बेटर ही दोगे जो 1 या 2 बार। तो वो चीज इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और अभी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप पीटी मेंस की तैयारी अच्छे से करें, सॉरी, और ऑटोमेटिकली इंटरव्यू की तैयारी उसके साथ हो भी रही है और होती भी चली जाएगी। सर इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मैंने, जैसे अभी हम इंटरव्यू ले रहे थे, अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं बीपीएससी के, तो हम लोग जाते हैं, एस्पिरेंट से पूछते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो एक आदरणीय मैम थी, उनसे हम लोगों ने पूछा कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू बोर्ड ने कि अभी आप 5 वैल्यू बताइए जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे ये क्वेश्चन आया, तो वैल्यू सिस्टम हम एथिक्स में पढ़ेंगे, तो वो वैल्यूज मतलब एस्पिरेंट को अपने मन से बताना चाहिए कि उसको सिलेबस से लिंक करके हुए बतानी चाहिए सारी चीजें? देखिए, ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, और जो सारे बच्चे इंटरव्यू अभी दे भी रहे हैं, तो शायद ये मेरा व्यू पॉइंट है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन जो मुझे ठीक लगता है इस विषय को लेकर मैं आपसे अपना व्यू पॉइंट साझा करना चाहता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में आप उनसे ये बोलिए कि सर, मेरा जो रिक्रूटमेंट हो रहा है या चयन हो रहा है वो प्रशिक्षण के लिए हो रहा है, मतलब ट्रेनिंग के लिए हो रहा है। जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी, फिर प्रोबेशन पर आप आओगे। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन को लेकर क्या डिसीजन लेना चाहिए उसके बारे में आपके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिले। तो हमेशा ये जवाब दीजिए कि मेरा जो सिलेक्शन होगा या रिक्रूटमेंट होगा और ट्रेनिंग के बाद होगा, इस सिचुएशन में मैं उसके बाद बेहतर रूप से डिसीजन ले सकता हूँ। लेकिन अभी वर्तमान में एज ए सिटीजन, एज ए एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट, एज ए सोशल एंटिटी, मतलब समाज के एक व्यक्ति के रूप में जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो जवाब देना चाहें आप जवाब। जी सर, अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं तो कुछ एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि ड्रेसिंग कोड कैसा होना चाहिए। क्या ड्रेसिंग कोड होता है इंटरव्यूज का कुछ कि फिक्स कि यही पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए? देखिए, इसका भी जवाब बड़ा सिंपल है। कभी आपने, आजकल आप लोग बड़े हाई कोर्ट्स के वो देख रहे होंगे, वीडियो क्लिप्स देखते होंगे जिसमें हाई कोर्ट के जज ये व्यू पॉइंट देते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ड्रेस कोड में आए। तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, तो इसका मतलब ड्रेस कोड तो है। दूसरी बात, अगर आप सही ड्रेस कोड पहन के जा रहे हो इसका मतलब आप बोर्ड का रिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर आप कैजुअली जाओगे, जैसे जो बच्चा टाई लगाने में कंफर्टेबल है, अगर वो टाई लगाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बोर्ड का रिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर आप कोट पहन के जा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, आप बोर्ड का रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ड्रेस कोड कभी भी लाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमेशा बोला जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी, बोला जाता है, अनामता के सिद्धांत पर काम करता है प्रशासक, मतलब वो पर्दे के पीछे रह के काम करता है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको प्रशासक बनना है और वो पर्दे के पीछे रह के काम कर रहा है तो कभी भी उसको लाउड नहीं होना, ठीक। तो ड्रेस कोड ऐसा हो जो कि लाउड ना हो, जो कि सोबर हो, जो कि अटेंटिव हो, और बोर्ड की तरफ रिस्पेक्ट करने वाला हो। उसमें आप सूट पहनिए, कोट पहनिए, जो भी आपको करना चाहो, टाई पहनिए, बट वो लाउड नहीं होना चाहिए।
ऐसा फीमेल साड़ीज पहन सकती हैं, बिल्कुल सूट बिल्कुल वगैरह, है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा चमकीले और तड़क भड़क कपड़ों से बचना ना ना चाहिए। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आप शादी में नहीं जा रहे हैं ठीक है सर अभी कल मैंने एक इंटरव्यू लिया था, कल बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई कि एक मैडम थी, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ था, हम्म, ठीक? उनसे पूछा गया कि आपके कॉलेज के कौन प्रोफेसर के नाम बताइए। हम्म, तो उन्होंने आंसर जो दिया वहाँ पे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बोले कि मैंने जो आंसर दिया, मैंने बोला कि मैं कॉलेज ही नहीं गई। तो क्या इस तरीके से ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए स्टूडेंट्स को? या मान के चलो कि इन केस कभी कोई नहीं जाता है, या फिर आप बोल सकते थे कि मुझे याद नहीं है। ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट से बचना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? नहीं मेरे ख्याल से इससे बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि भले ही आप कॉलेज नहीं गए हों एज ए अटेंटिव स्टूडेंट आपने 3 साल कॉलेज में निकाले हैं मिनिमम ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं और भले ही आप कॉलेज नहीं गए हों या आपने अब जैसे कोविड के टाइम बहुत सारे बच्चों ने घर पर रह के पढ़ाई करी लेकिन पढ़ाई तो करी ना उन्होंने बच्चों ने और अगर आपको अपने टीचर्स के या अपने इंस्ट्रक्टर का नाम नहीं पता है सॉरी तो मेरे ख्याल से ये अच्छे संकेत नहीं है। मुझे लगता है ये आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो टीचर्स का या अपने इंस्ट्रक्टर्स का तो पता होना चाहिए। और दूसरी बात अब जवाब क्या दें तो ऑफ कोर्स जवाब ब्लेटेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता या मैं कॉलेज नहीं गई। अब ये बोली कि हाँ सर मैं कॉलेज गई पर मैं उनका एग्जैक्ट नाम रिमेम्बर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर था इत्यादि वगैरह। हाँ, हाँ। अब थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर उसमें हो सकता है जी। तो इस तरीके से ब्लैंकेट स्टेटमेंट से बचना चाहिए। हाँ ये एब्रप्ट स्टेटमेंट है मैं ब्लैंक तो नहीं जी, बोलूंगा पर एब्रप्ट स्टेटमेंट है ये मेरे ख्याल से उससे बचना चाहिए क्योंकि इसमें आपकी सीरियसनेस भी दिखाई देती है कि हाँ अब कुछ समस्या है परेशानी है अगर मान लीजिए आप कुछ प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं या ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं तो बात समझ में आती है लेकिन अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप ऐसा जवाब देते हैं तो मेरे ख्याल से गलत होगा। सर आप मुझे 5 पॉइंट्स बताइए जो एस्पिरेंट्स अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको याद रखना ही चाहिए। ये टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए इंटरव्यू देने से पहले, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं मेरे एस्पिरेंट्स जो अभी जाने वाले इंटरव्यू देखने के लिए, उनकी हेल्प हो सके। 5 पॉइंट चलिए मैं सीक्वेंसिंग करने की कोशिश करता हूँ। पहला तो आपको कोई भी एक्सट्रीम व्यू नहीं देना है। एक्सट्रीम व्यू से मेरा मतलब है जैसे हर एक व्यक्ति का अपना पॉलिटिकल व्यू तो होता ही होता है, हम लोग समाज के नागरिक हैं और सामाजिक प्राणी तो है ही हैं, तो हमारा एक व्यू है, एक परसेप्शन है और एक इंक्लाइनेशन है, तो कोशिश करिए कि न्यूट्रल रहे कुछ हद तक और एक्सट्रीम व्यू ना दें, मतलब बहुत ही एकदम एब्रप्ट स्टैंड नहीं लें किसी एक व्यू को लेकर या पॉलिटिकल थॉट को लेकर। तो मेरा पहली रिकमेंडेशन ये होगी। दूसरी बात यह है कि हमेशा कोशिश करिए कि आपका जो इंटरव्यू है उसको ट्रेनिंग के साथ जोड़ें, क्योंकि मैं बार बार ये बोलता हूं कि आपका जो चयन हो रहा है या भर्ती हो रही है वो ट्रेनिंग के लिए हो रही है, वो अपॉइंटमेंट के लिए नहीं हो रही है। ठीक है, आपके चयन के बाद या आपके रिक्रूटमेंट के बाद, भर्ती के बाद आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, उसके बाद प्रोबेशन का पीरियड आएगा और बहुत बाद में जाकर अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो हमेशा अपनी जो जवाब है उसको ट्रेनिंग के साथ जोड़ो और ये बोलें कि भाई ट्रेनिंग जब होगी तब मैं बेहतर रूप से जवाब दे सकता हूं किसी सिचुएशन का, और अभी वर्तमान में जितनी मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंगली मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। तीसरा, मुझे लगता है कि हमेशा बोर्ड की तरफ रिस्पेक्ट करें। आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। बोर्ड के जो मेंबर सवाल पूछ रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट रखें। जो सवाल नहीं भी पूछ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अटेंशन आप जरूर दें। चौथा, अगर आप सीक्वेंसिंग की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ड्रेस कोड ड्रेस कोड को लेकर भी, ड्रेस कोड जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ड्रेस कोड लाउड ना हो, सोबर हो, रिस्पेक्टफुल हो। बोर्ड मेंबर्स को ये लगे कि एक आदमी जो जा रहा है वो उस ओकेशन को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा पल होता है किसी विद्यार्थी के जीवन में। जो बहुत सारे बच्चे अभी मेंस क्लियर करे होंगे, तो जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया होगा मुझे उम्मीद है उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी कि नाउ वी आर गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू एग्जामिनेशन। तो एक अलग ही फीलिंग होती है, तो आप रिस्पेक्ट दीजिए बोर्ड को। और पांचवा, अपनी मौलिकता मत खोइए। मतलब जो अपनी इंडिविजुअलिटी होती है या मौलिकता होती है, नेचुरलिटी होती है, उसको मत खोइए। आडंबर के साथ कुछ बोलना या आर्टिफिशियल तरीके से कुछ बोलना, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। जो मौलिकता है उसको बनाए रखिएगा। मुझे लगता है ये 5 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डिटेल में बताया। अब सर एक दो टॉपिक्स मेंस का थोड़ा सा छूट गया था, जो मुझे लगता है बात कर लेनी चाहिए आपसे। डिटेल में बात हो रही, वरना पता नहीं कब बात हो जाए सर से। बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ चीजें बिल्कुल, छूटनी नहीं चाहिए, एस्पिरेंट्स की पूरी हेल्प होनी चाहिए। सर इसमें कुछ थिंकर ऐड हुए हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर, संत रविदास जी हैं।
तो मतलब ये अभी तक ट्रेडिशन में पढ़ा नहीं गया है इनको। तो आपकी कोचिंग के नोट्स को कैसे बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये थिंकर्स जो है एक जगह मिल जाए स्टूडेंट्स को? अभी पूरा सिलेबस फैला हुआ है, बच्चों को एक जगह मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। हमारी टीम देखिए थिंकर्स के टॉपिक तो पहले से थे, बस 2-3-4 थिंकर्स और ऐड हुए हैं। तो हमारी टीम ने ऑलमोस्ट सारे नोट्स बना लिए हैं। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएँगे पीडीएफ फॉर्म में। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी कोचिंग से नोट्स आपको मिल जाएँ, तो ऑफ कोर्स आपको वो भी मिल जाएँगे। एक बात समझिएगा बच्चों कि जो थिंकर्स हैं, जैसे एक टर्म यूज़ हुआ है पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक विचारक। तो हमें हर एक थिंकर, चाहे वो होलकर हों या फिर गांधी हों या अम्बेडकर हों इत्यादि वगैरह जितने भी हैं, लोहिया साहब हों, सबको इनके पॉलिटिकल थॉट पर फोकस करना है, ना कि इनके लाइफ स्केच पर। मतलब जन्म कब हुआ, मृत्यु कोई हुई, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो इनका पॉलिटिकल विचारधारा थी या व्यू पॉइंट था, इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो उसी एस्पेक्ट को लेकर हम लोगों ने भी नोट्स बनाए और वो सारे अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट में, आप चाहें तो बिल्कुल। नेशनल सिक्योरिटी इसको कैसे कवर करना चाहिए लास्ट टॉपिक में? अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। हाँ। तो पहले तो आपको पता होगा भाई नेशनल सिक्योरिटी होती क्या है और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए हैं, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी है, किन किन एरियाज को लेकर हमें नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, चाहे वो नक्सलिज्म हो गया या इंसर्जेंसी हो गया या कुछ हद तक टेररिज्म यानी आतंकवाद हो गया। इसके अलावा जो हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों या फिर नॉर्थ वेस्ट के हों, या हमारे बॉर्डर्स समुद्री बॉर्डर ही क्यों ना हो, वहाँ पर कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट हैं, इनको लेकर भारत सरकार के क्या क्या कदम हुए उस पर हमें बात करना है। और ये थ्रेट कैसे इमर्ज हो रहे हैं, इसमें हमें साइबर सिक्योरिटी को भी कवर करना पड़ेगा, जो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक है। तो ये सारे डायमेंशन है नेशनल सिक्योरिटी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। तो हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार प्रयास रहता है कि जो भी एमबीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, वो हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम के हो। आज का वीडियो स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लोग बच्चे स्टूडेंट्स के लिए था, क्योंकि उनकी लगातार कमेंट आती रहती है कि अच्छा मटेरियल हो। तो आदरणीय सर से आपने गाइडेंस लिया, एक अच्छा प्रयास है प्रयास केएसजी का, और आप विजिट कर सकते हैं। लोकेशन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सर आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू दीपेन जी, और मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम दीपेन सिंह कुशवाहा है और मैं यूट्यूबर हूँ, और एमपीपीएससी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू है, इनको कंडक्ट करता हूँ, कोचिंग विजिट करता हूँ, जिसमें बताता हूँ कोचिंग की क्या क्या चीज अच्छाई है, क्या क्या चीज बुराई है। आपका क्या नाम है? आप कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? सितंबर से कोचिंग ज्वाइन की, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, सारे कंटेंट भी अच्छे से प्रोवाइड किए जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कोचिंग नोट्स बनाते हैं? कंटेंट भी प्रोवाइड होता है, क्लास नोट्स भी बनते हैं और नोट्स भी कोचिंग प्रोवाइड करवाती है। आपका क्या नाम है? दीक्षा रघुवंशी। दीक्षा जी, आप कहाँ से हैं? मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो यहाँ पे पढ़ के आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपको टाइम टू टाइम सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स। स्पेशली कौन से टीचर आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं? प्रवीण सर, ओके। अपूर सर है, स्वतंत्र सर है, रवि सर है साइंस एंड टेक के लिए। और टेस्ट सीरीज वगैरह या अन्य चीजें क्या क्या प्रोवाइड की जाती हैं? सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है टाइम टू टाइम। थैंक यू। आपका क्या नाम है? दिव्यांशी चौहान। आप कितने टाइम से पढ़ रहे हैं? सर मैं 8 to 9 मंथ हो गया मैंने ज्वाइन करी है। जरा इनकी हैंडराइटिंग दिखाना, बहुत सुंदर लग रही है। अभी क्या क्या टॉपिक्स चल रहे हैं आपके? सर अभी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है और हिंदी की क्लासेस। आपका एक्सपीरियंस कहाँ कैसा है केएचजी में पढ़ने का? सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, सारे टीचर्स बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे आपने देखा कुछ एक चीज जो आपको लगा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कोचिंग में, वो बताइए आप। सर ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, अभी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं और मेजर फोकस जो है यहाँ पर कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दिया जाता है, क्रैमिंग पर नहीं ध्यान दिया जाता है। और कोई भी टॉपिक है तो उसको प्रैक्टिकल जो डेली लाइफ एग्जांपल्स उससे रिलेट किया जाता है। जैसे हिंदी टफ पड़ती है सबको, तो उसमें सर बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में उसको समझाते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बोलते हैं जनरली कि उनको कंटेंट नहीं मिल पाता या बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो यहाँ पे आपका सॉल्व हो रही है? यस सर, यहाँ पे नोट्स अच्छे से प्रोवाइड किए जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। थैंक यू सो मच।
और मैं पीछे बात करूंगा, कुछ लड़कों से भी बात करूंगा। आप अपनी नजर झुका रहे हैं, थोड़ा सा बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभूत है। एकदम रिलैक्स रहिए। मेरा नाम विभूत है। कहाँ से हैं आप? रीवा से। रीवा से हैं। आज क्या क्या टॉपिक पढ़े आप? आज अभी एल नीनो ला नीनो पढ़ा। एल नीनो ला नीनो, ओके जी। तो कैसा एक्सप्लेनेशन कैसा है? डिजिटल बोर्ड आप देख सकते हैं, पीछे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। मैं अभी तक तो सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड हो? दिल से बोल रहे हो? हाँ, मतलब 2-3 महीने पहले ही ज्वाइन किए हैं, तो अभी ज्यादा नहीं बोल सकता अभी तक, लेकिन सही है। मैंने कोचिंग जुलाई में ज्वाइन करी थी, तो उस हिसाब से अब मेरे को लगता है कि एमपीपीएससी के लिए तैयार हो पूरा। और यहाँ पे 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, और मेन ये है कि कोर्स कंप्लीशन रहता है यहाँ पर, मतलब कोर्स आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे। वीकली टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट होते हैं, मेंटरशिप अवेलेबल है। कुछ प्रॉब्लम होती है आपको तो मेंटर्स हैं यहाँ पर, स्पेशली जो अपूर सर हैं और प्रवीण सर हैं, ये अपने मतलब इनके सब्जेक्ट्स का इनको एक्सेप्शनल नॉलेज है, तो ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर कुछ बच्चे को प्रॉब्लम भी होता है तो वो क्लियर करते हैं। इंग्लिश मीडियम में मतलब अभी देखें तो प्रयास कीजिए, मतलब अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं दूसरों का अपेक्षा। हाँ, ओके। तो भाई जी ने कहा है कि इंग्लिश मीडियम में प्रयास कीजिए, अच्छा काम कर रहा है अदर की अपेक्षा। मैं 1.5 साल से पढ़ रही हूँ, काफ़ी अच्छी फैकल्टी, बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम में तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा केएसजी है। बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। बैच की टाइमिंग ठीक है, मतलब प्रॉपर टाइमिंग पे लग रहे हैं? हाँ, प्रॉपर टाइम टू टाइम लगती है। आप थोड़ा सा पीछे घूम जाइए। क्या नाम है आपका? स्वागता शर्मा। आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नहीं सर, मैक्सिमम सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्लासेस हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मटेरियल भी है, टेस्ट वगैरह भी सब। एक चीज बता दीजिए जिसको इम्प्रूव करना चाहिए कोचिंग को। टेस्ट वगैरह अच्छे से होना चाहिए। अच्छा, टेस्ट का टाइमिंग इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ चलो सर। ठीक है, सर से इस बारे में बात करेंगे, इम्प्रूव होगा। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच। तो आपने इस तरह से देखा कि यहाँ पर अलग अलग एस्पिरेंट हैं जो एमपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और उनका अपना अपना उद्देश्य एक ही है कि सबको डिप्टी कलेक्टर बनना है, यहाँ पर एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना है। तो आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और हर किसी से बात नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, शानदार है, और सर का भी प्रयास अच्छा है। तो आप सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगली बार जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे या फिर जो भी पद प्राप्त करेंगे, मैं आपका इंटरव्यू जरूर लूंगा, पर्सनल इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि मैं टॉपर्स के इंटरव्यू ले चुका हूं। आप अगर सर्च करेंगे दीपेंद्र सिंह कुशवाहा तो वहां पर टॉपर्स के इंटरव्यू चले हैं, तो आप लोगों का भी इंटरव्यू लूं, ऐसा मेरी आशा है और मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और सभी लोगों को शेयर करो। इसके साथ ही प्रयास केएसजी एक अच्छा प्रयास करे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ताकि उनको रिच कंटेंट मिले। इसके साथ ही यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है, नंबर दिया है, यहाँ पे कॉल कर आप वहाँ पे डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। आप वहाँ पर डेमो क्लास लीजिए और फिर देखिएगा कि आपको क्लास कैसे लग रही है, तो डेमो क्लास लीजिए। उसके साथ ही यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, इसमें 40% ऑफ है फीस का, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही रूम वाला हमारा वेंचर है, यदि आप इंदौर आ रहे हैं तो आपको एकोमोडेशन के लिए रूम फ्लैट अगर चाहिए तो इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर आप अपने लिए फ्लैट या रूम बुक करा सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो मेरा उद्देश्य यही था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आसानी से चीज़ मिले और अच्छी क्वालिटी की मिले। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।